हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के जितने भी पेपर हुए हैं और 2016, 17, 18 और 21, 22 में, तो उसमें जो भी इंडियन जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके। एक वीडियो इससे पहले मिल चुका है और ये जो वीडियो है इसमें चाहे हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम करें लेकिन साथ के साथ क्वेश्चन की डिटेल करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे माना जाता है। आप सभी को पता है कि ये जो होमी जे बाबा हैं, मतलब यहाँ पर इनको क्या बोला गया है, फादर ऑफ जो हमारा न्यूक्लियर साइंस है इसके पिता बोला जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह इन्हें बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने खोज की थी आपकी इलेक्ट्रॉन पोजिशनिंग स्कैटरिंग की। इलेक्ट्रॉन पोजिशनिंग स्कैटरिंग, इनका एक और भी नाम है, इन्हें भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पोजिशन स्कैटरिंग की इन्होंने खोज की थी और इनका दूसरा नाम है भाभा स्कैटरिंग। परमाणु ऊर्जा के जन्मदाता इन्हें बोला जाता है। हमारे जो भारत में अगर मैं टोटल बात करूं कितने परमाणु संयंत्र हैं हमारे, तो टोटल हमारे 7 परमाणु संयंत्र हैं पूरे भारत में। और अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की तो वो हैं हमारे 22, ठीक है जी। इसके अलावा अगर ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं, तो वो आपको पता ही है, रशिया के पास हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका रूस आता है और सेकंड नंबर पे आता है आपका यूएसए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है झूम खेती। झूम नहीं होता, ये झूम होता है, झूम खेती। इसका एक और भी नाम होता है स्लैश एंड बर्न और इसको हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी बुलाते हैं या बोला जाता है। बेसिकली ये जो खेती होती है ये होती है आपकी हिल स्टेटेड एरिया में, जो हमारे हाई एल्टीट्यूड के जो एरिया होते हैं उनमें की जाती है। अगर हमारे भारत में पूछे तो जगह जगह की भी जाती है, लेकिन जो मेजरली जो प्रोमिनेंट एरिया है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया। नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर जो हमारे यहाँ पे स्टेट हैं, जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, इन एरियाज़ में की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है, देखो ये सारे प्लेन एरिया हैं और ये तो लैंडलॉक्ड है और पंजाब भी प्लेन एरिया है। आपका जो मणिपुर है ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। अगर आपको 4 सारे नॉर्थ ईस्ट के ऑप्शन दे और ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो आपका आंसर रहेगा नागालैंड। मैं आपको बता भी दूं कि नागालैंड की जो रीजनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यहाँ पर इंग्लिश में ही हर कोई आदमी कम्युनिकेट करता है। जैसे हम यहाँ पे हमारे हरियाणा में हिंदी है, पंजाब में पंजाबी है, ऐसे ही नागालैंड में इंग्लिश जो है वहाँ की, वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और नाम कि इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी फसल होती है ना, उसको क्या करते हैं, जला के और मिट्टी के साथ उस राख को, जो वहाँ की ऐश होती है, राख को ऐश बोला जाता है इंग्लिश में, मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि फर्टिलिटी जो है वो उस जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं राख में वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएं और फिर उस खेती को या उस ज़मीन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, अगेन फिर उस पर खेती की जाती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक दो चीज़ और बताऊँगी आपको। यहाँ पे जो मुख्य फसलें होती हैं, मतलब झूम खेती के अकॉर्डिंग जो फसल होती हैं वो होती हैं, एक तो होती है आपकी मक्का, एक होती है मिर्च और एक यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं। ये कुछ फसलें होती हैं जो स्लैश एंड बर्न में की जाती हैं, झूम खेती में की जाती हैं। परसेंटेज के हिसाब से झूम खेती नागालैंड में सबसे ज़्यादा की जाती है और इसको रोटेशनल कल्टीवेशन भी बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि भी बोला जाता है। झूम खेती के अलग अलग नाम होते हैं। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में झूम खेती को क्या बोला जाता है, तो वालरा नाम बोला जाता है। मिल्पा इसको मैक्सिको में बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही होती है झूम खेती, अलग अलग कंट्री में भी होती है। मैक्सिको में इसको मिल्पा बोला जाता है, राजस्थान में इसको वालरा बोला जाता है। एक और चीज़, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि झूम खेती को ब्राज़ील में क्या बोला जाता है, तो रोका बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर फसलों की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ रबी और खरीफ की फसल। आप ऐसे याद रखिए, रबी 3 शब्दों का 3 शब्द से मिलकर बना है। तो बेसिकली जो छोटे वर्ड होते हैं जैसे गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों, मैं लिख दे रही हूँ, गेहूँ, जौ,
जौ अलग होता है, चावल अलग होता है, ध्यान रखिएगा। चना, मटर और सरसों। सरसों 4 है, ये एक्सेप्शनल है यहाँ पे। सरसों 4 शब्दों का है, लेकिन रबी की फसल है। आप ऐसे याद रखिए कि गेहूं के साथ सरसों भी उगाई जाती है। अब सर्दियाँ आएंगी ना, जैसे नवंबर में दिवाली के आसपास आपकी धान की कटाई शुरू हो जाएगी या ख़त्म होने के एंड पे होगी, क्योंकि दिवाली अब की बार नवंबर में, अक्टूबर में लास्ट ऑफ द अक्टूबर आपका स्टार्ट हो जाता है धान की कटाई। धान एक खरीफ की फसल है जिसे चावल बोला जाता है, ठीक है। तो खरीफ की फसल में मैं आपको बताती चलूँगी कैसे याद करना है इसको। वैसे सबको याद होता है 80 to 85%। कुछ ऐसे हैं जो मतलब बिगनर्स हैं या फिर नहीं याद हो रहा। खरीफ की फसल में आपका धान आता है जिसे चावल बोला जाता है, मक्का आता है आपका, जवार आता है, बाजरा आता है, इसमें सारे बड़े बड़े वर्ड मिलेंगे आपको। मूंग की खेती आती है, कपास की खेती आती है, जूट की आती है, मूंगफली आती है और उड़द आती है। अभी की अगर आप अभी की सिचुएशन को देख के चलिए, अभी गर्मियां हैं, खरीफ की फसल, धान के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। तो बारिश कब आती है? जुलाई, जून ऑफ द लास्ट और जुलाई में। तो उस टाइम पे खरीफ की फसल, धान के साथ साथ आपका जवार बाजरा भी बोया जाता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या खेती करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। और जब गेहूं होता है जो कि सर्दियों में लगाया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है अप्रैल मार्च में, तो फिर उस टाइम पे हमारी गेहूं, जो चना, मटर, सरसों ये रहती हैं। एक और चीज़, जो हमारी कमर्शियल जो फसलें होती हैं जिन्हें हम वाणिज्यिक फसल कहते हैं, जो वाणिज्यिक फसल वे होती हैं जिन्हें हम मार्केट में सेल करते हैं, घर पे नहीं रखते। जैसे गेहूं तो भाई हम घर पे भी रखते हैं, घर में यूज़ के लिए। चावल भी हम घर पे रखते हैं, सरसों भी रखते हैं, तेल निकाला जाता है सरसों का। और जवार हम अपने जानवरों के लिए रखते हैं, मटर हम खाने के लिए। कुछ वाणिज्यिक फसलें होती हैं, जैसे कपास हो गया, कपास एक वाणिज्यिक फसल है, बाहर बेचते हैं, रुई होती है इसमें। गन्ना हो गया, गन्ना एक वाणिज्यिक फसल है, इस पर सब्सिडी भी देती है अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट। तंबाकू हो गया, ये भी एक वाणिज्यिक फसल है, इसको घर पे नहीं रखते, इसको बाहर बेचते हैं। और जितने भी हमारी रेशेदार जो फसलें होती हैं फाइबर वाली, इन सब को हम वाणिज्यिक फसल कहते हैं, मतलब बाहर, जिनसे हम कमर्शियल करते हैं, जिनसे हम व्यापार करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वाणिज्यिक फसल है? तो कपास। देखो, बाजरा यूज़ की चीज़ है, चावल भी, जवार भी। कपास एक कमर्शियल फसल है, वाणिज्यिक फसल है। इसके साथ साथ गन्ना है, तंबाकू है, फाइबर है। तो ये आप याद रखिएगा। गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा प्रोडक्शन में, वो यूपी है, याद रखिएगा, भारत में। नेक्स्ट है आपकी, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? ध्यान रखिए, एक तो हमारी जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और एक आपकी अरेबियन सागर में, दो डिवीज़न है। अगर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की बात करें, कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाती है, गोमती भी जाती है, ब्रह्मपुत्रा भी जाती है। तापी या ताप्ती ऐसी नदी है जो कि अरेबियन सी की तरफ जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं वो लिख लीजिए, आपकी गंगा है, यमुना ट्रिब्यूटरीज है, आप सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोमती हो गया, आपकी इरावदी जो नदी है, फिर आपकी महानदी जो कि ओडिशा में है, ये आपको पता होगा, फिर आपकी कृष्णा नदी, फिर आपकी कावेरी नदी। ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ये याद रखिए। इसके अलावा जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाने वाली सबसे जो छोटी नदी है ना, वो है आपकी कोम नदी, जिसकी लंबाई है आपकी 64 किलोमीटर। हमारे पूरे भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है आपकी गंगा नदी। और भारत में बहने वाली फिर आपकी ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगह पर, ये आपको पता होगा। बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली जो नदियों का रूट होता है वो आपका याद रखिए, ये होता है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये भी याद रखना है। अरेबियन सागर में, अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, मतलब अपना पानी गिराती हैं अरब सागर में? तो अरब सागर में देखो, आपकी नर्मदा आएगी, ताप्ती आएगी, हो गया ताप्ती, माही नदी हो गई, आपकी लूनी नदी हो गई, आपकी घग्गर नदी हो गई, घग्गर नदी हरियाणा में भी है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी है अरेबियन सागर की, वो है आपकी नर्मदा। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी नदी को बोला जाता है, वो भी याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस गीत के लेखक कौन है? तो इस गीत के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ऐसे ही सूर्यकांत निराला है, रामधारी सिंह दिनकर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये भी हमारे लेखक हैं। बात करते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की। इनकी और भी रचनाएं रही हैं, कुछ मुख्य रचनाएं हैं जो मैं आपको लिखा दे रही हूँ। एक रचना है इनकी झरना, एक है आपकी आंसू, लहर भी इनकी रचना है,
कामयानी काफ़ी टाइम पूछी जाती है, कामयानी भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक घूंट ये भी इन्हीं की रचना है। और कामना ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ये याद रखिएगा। बाकी आपका काम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ढूंढना, रामधारी सिंह दिनकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये आपको ढूंढनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आईएनसी जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है और अंग्रेजों के टाइम पे ही ये पार्टी बहुत ज़ोरों शोरों से थी, मतलब अकेली इकलौती पार्टी है ये भारत की जो कि बहुत लंबे समय से है, सबसे पहली यही पार्टी थी। वर्ष 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई थी। इनके जो संस्थापक थे ये थे हमारे A.O. ह्यूम। ठीक है जी। ये किस सोसाइटी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। और 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर बात करें आईएनसी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है अभी हमारे, वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये याद रखिएगा, ये रिसेंट के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के। आईएनसी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होती है? जैसे हमारा ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही हमारा स्टेट लेवल पर हमारे राज्यपाल होते हैं। इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। अच्छा, इससे संबंधित जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या क्या हैं? 153 जो आर्टिकल है वो ये लिखा है कि हमारे राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 में 154 में लिखा है कि राज्य की कुछ कार्यपालिका शक्तियां होंगी, ये भी लिखा है। अच्छा, 155 में इनकी नियुक्ति लिखी है कि कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है जी, इनको अपॉइंट कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। एक से ज़्यादा राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, मतलब 2 स्टेट के भी राज्यपाल हो सकता है एक आदमी। एडिशनल चार्जेस दिया जाता है। बंडारू दत्तात्रेय हैं हमारे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, 154 में इनकी शक्तियां हैं, 155 में इनकी नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट, 156 में इनका कार्यकाल दिया है। 156 में इनका कार्यकाल दिया है। फिर बात करें 159 में इनकी शपथ दी है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हमारे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होता है ना, प्रमुख जो होता है वो दिलाते हैं। ठीक है, और उनको ये सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति को दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऐसे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें कि 161 में इनके पास क्षमादान है। ये किसी की उम्र कैद को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मृत्यु दंड होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये उसको माफ़ नहीं कर सकते, उनको सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। 165 जो आर्टिकल है उसमें हमें एडवोकेट जनरल के बारे में दिया है। एडवोकेट जनरल जो आपके राज्य का अधिवक्ता होता है उसके बारे में दिया है। बाकी आप राज्यपाल से संबंधित आयु होती है आपकी 35 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो आपको पता है राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, इसे कहते हैं पैवो क्रिस्टेटस। ये साइंटिफिक नेम है इनका, ये याद रखिएगा, सी ऑप्शन। आगे, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अगर यहाँ पे बात करें तो ये है आपका लखनऊ के अंदर। एक चीज़ याद रखिए, ये जो आपका वानस्पतिक अनुसंधान है ये CSIR के अंतर्गत आता है। CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय हैं तो वही हैं। अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? कुछ यहाँ पे जलडमरू मध्य हैं जो कि बताई गई हैं, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊंगी यहाँ पे। इसका आंसर है हॉर्मज जलडमरू मध्य। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हॉर्मज। तो अरब सागर और फारस की खाड़ी से संबंधित है। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ खाली जगह पर। एक जो आपकी जलडमरू मध्य है, मलक्का बोलते हैं इसको, ये हमारे अंडमान निकोबार को दक्षिणी चीन से जोड़ती है। ये लिख लीजिए, जलडमरू मध्य मलक्का अंडमान निकोबार को चीन से जोड़ती है। एक हमारी है सुंडा जलडमरू मध्य, ये हमारे
जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, ये याद रखिएगा। एक है हमारी पाक जलडमरू मध्य, ये पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है जी। उसके बाद आती है आपकी एक और है बाबा अल मंदेव, बाबा, और इम्पोर्टेंट है ये, बाबा अल मंदेव की जो जलडमरू मध्य है वो जोड़ती है आपकी लाल सागर को अदन खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। एक है आपकी मैसीना जलडमरू मध्य है, मैसीना जो जलडमरू मध्य है ये भूमध्य सागर में है, ये इटली को सिसोली से जोड़ती है। अगेन रिवाइज कर लीजिए, मलक्का है आपकी अंडमान निकोबार को हिंद महासागर से दक्षिणी चीन से जोड़ती है। पाक जलडमरू मध्य पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। सुंडा जो है वो हमारी जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। बाबा अल मंदेव ये रही, ये आपकी लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ती है। मैसीना जलडमरू मध्य भूमध्य सागर में पाई जाती है, इटली को सिसिलो से जोड़ती है, सिसोली से जोड़ती है, जो भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड जो नामित किया गया था? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ठीक है जी। और एक चीज़ और, ये जो होर्मुज जो है हमारी, अच्छा ये हो गया अरब सागर को फारस की खाड़ी से, मतलब ओमान की खाड़ी, ठीक है, ये अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। ये जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1957 में। इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, आपको पता ही है। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये सामाजिक सुधार के लिए दिया जाता है। 1957 में स्टार्ट हुआ ये देना। 1958 में पहली बार किस भारतीय को रमन मैग्सेसे मिला? पहली बार तो ये मिला हमारा विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को मिला था हमारा 1958 में। उसके बाद 2019 में हमें यहाँ हमारे जो रवीश कुमार थे पत्रकार, उनको मिला रमन मैग्सेसे अवार्ड, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर है, एशिया का नोबेल प्राइज़ है। 2023 का इम्पोर्टेंट रहेगा आपको, ये मिला था रवि कन्नन को। रवि कन्नन इन्होंने कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं, समाज सुधार में काम किया है। तो 2023 का मिला है रवि कन्नन को, 2019 का रवीश कुमार को, और 1957 में शुरू होने के बाद 1958 में पहला पुरस्कार मिला आचार्य विनोबा भावे को। फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा होती है, एशिया का नोबेल प्राइज़ है, ये बाकी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो तो, और बाकी आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व सिर्फ राज्यपाल के पास शक्तियाँ होती है, राज्यपाल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो मुख्यमंत्री की होंगी और विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रहे। और हरियाणा जीके की भी वीडियो मिलेगी। साइंस की वीडियो आज नहीं मिल पाएगी, साइंस का मैं आपको कराऊंगी केमिकल रिएक्शन का वीडियो, जो कि रासायनिक अभिक्रिया, जिसके लिए हम थ्योरी पार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।